Once again, a very heartily welcome to all of you guys. This is Kailash Sharma and you are watching online platform of Kalp Career Institute. And today we are going to solve KVS पेपर मैथ एंड ICT क्वेश्चंस जो कि रीट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा दोस्तों, ये कोई फर्जीवाड़ा बकवास गप नहीं है। EMRS के क्वेश्चंस जो है वो आपको KVS में देखने को मिले हैं, तो तय बात है दोस्तों कि यहाँ से आपको क्वेश्चन रीट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ ICT के काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं और ये क्वेश्चंस रियल में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है। जहाँ करंट जो है अभी जो लेटेस्ट में मुद्दे चल रहे हैं उनके ऊपर ये क्वेश्चंस जो है वो आए हैं। तो यहाँ से आपको ICT के क्वेश्चंस भी रीट में देखने को मिलेंगे और मैथ के क्वेश्चंस तो देखने को मिले हैं दोस्तों, वो भी मिलेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, ये वीडियो ये जो पेपर है ये 100% सोल्व करना है। आप सोल्व करेंगे, आपको टाइम लगेगा, इसलिए मैं आप लोगों के सामने इसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन गाइज। ओके, अच्छा, आप लोगों को फिर भी अगर ये स्लो लग रहा हो तो आप 2 की स्पीड में करके देख सकते हैं। फिर भी आप लोगों का अगर मन नहीं भरे तो आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट पे अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर है 78520 70 976, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पर आप हाई लिख के भेजेंगे, आप हाई KVS मैथ ICT लिख के भेज देना और मैं आपको इस पेपर की PDF या क्वेश्चंस जो है वो आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आप खुद देख लेना, अगर आप इसको टाइम वेस्टेज समझते हैं तो वो आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे। हमें बस केवल आपकी सफलता से मतलब है, आप सफल हो तो हम खुश हैं दोस्तों, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी साथियों को सफलता प्रदान करे। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको EMRS में भी देखने को मिला था, ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिला था, सेम ही क्वेश्चन। आप लोगों को अगर यकीन ना हो तो EMRS का जो हमने एग्जाम पेपर जो था वो सॉल्व कराया था, मेरे पास अभी भी पड़ा है, मैंने देखा था, मैच किया था प्रॉपर। आपको 39 नंबर पे मिलेगा। मैं आपको ये भी बता दूं, EMRS में नीचे जाएंगे आप हमारे यहाँ वीडियो होम के अंदर, तो वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा और 39 नंबर का क्वेश्चन जाके देख लेना, यही था। ये बाई चांस है, इत्तेफाक है कि दोनों 39 नंबर पर ही आए हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, एक 8 अंक की संख्या है जो कि 44 से विभाज्य है, तब x प्लस वाई का अधिकतम मान क्या होगा। संख्या क्या है दोस्तों, 6 2x 9 9 2 6 y। अच्छा, ये किससे विभाज्य है, 44 से विभाज्य है। 44 से विभाज्य है तो इसका मतलब 11 और 4 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, दोनों पर भाग है, दोनों का भाग जाना चाहिए। 4 का भाजकता का नियम क्या होता है कि 4 का भाग उस संख्या पर जाएगा जिसके अंतिम 2 अंकों पर 4 का भाग जा रहा हो। किस पर, अंतिम 2 अंकों पर, जैसे अंतिम 2 अंक 20 24 28 हो तो। अच्छा, और 11 क्या रहता है, 11 का ये नियम है कि सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, इन दोनों योगों का अंतर अगर 11 से विभाज्य है तो उस संख्या पर 11 का भाग जाता है। तो चलिए दोस्तों हम करके देखते हैं। अगर 4 से विभाज्य है तो लास्ट में क्या दे रखा है, 6 और y दे रखा है। इसका मतलब y की जगह या फिर तो क्या हो, 0 हो, यानी 60 हो तब 4 का पूरा भाग जाएगा, या फिर 64 हो तब 4 का पूरा भाग जाएगा, या फिर 68 हो तब 4 का पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब y की संभावित जो वैल्यू है वो 0 मिल गई, 4 मिल गई और 8 मिल गई। इन तीनों में से कोई एक वैल्यू y की होगी। चलिए अब 11 का नियम देखते हैं। 11 के नियम में पहले स्थान पर ये, दूसरे पर ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब हम सम अंकों पर जो सम स्थान पर जो संख्या रही है उनका योग कर लेते हैं, विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग कर लेते हैं। तो पहले विषम वालों का योग कर लेते हैं y, और राइट हैंड से काउंट होगा, यूनिट प्लेस से काउंट होगा, इकाई अंक वाले से काउंट होगा। एक y आ जाएगा, y के बाद 2, उसके बाद 9, उसके बाद 7वें पर आ रहे हैं 2। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ अब हम कर लेते हैं सम वालों का। तो 6 प्लस 9 प्लस x प्लस 6, इसका योग क्या है दोस्तों, 9 और 2 11 और 2 13, 13 प्लस y, और इसका योग क्या है, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 प्लस x। अब इन दोनों का अंतर कर लेते हैं। अंतर देखिए, 21 प्लस x माइनस 13 प्लस y, ये माइनस का हो जाएगा, 21 प्लस x माइनस 13 माइनस y। ठीक है, अच्छा, 21 में से 13 गए, कितने बच गए, 8 बच गए। इसका मतलब x माइनस y प्लस 8, यही आएगा। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बन रही है। अब ये इक्वेशन में y की तीनों संभावित जो रोल है वो लिखिए आप।
यानी कि यहाँ आप x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, तो आप 0 लिखिए और प्लस 8। अच्छा, और दूसरी क्या हो सकती है, 4 हो सकती है और आप लिखिए 8, और x माइनस 8 हो सकती है और लिखिए 8। अब देखिए, अब ये अंतर है सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और विषम जो स्थान है उन पर आने वाले अंकों का योग, दोनों का अंतर है। और ये अंतर इतना होना चाहिए कि 11 का पूरा पूरा भाग जाए। तो 11 का पूरा पूरा भाग जाने के लिए इस अंतर में x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 हो सकती है। क्या हो सकती है, x की वैल्यू 3 हो सकती है। अगर x की वैल्यू 3 हो गई तो ये योग क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 11 पर भाग जाएगा। अच्छा, 3 के अलावा 9 तक कोई भी ऐसा अंक नहीं है जिस पर 9 और 8 17 हो पाएंगे मैक्सिमम, उसके बाद 22 होना चाहिए। तो इसका मतलब केवल x बराबर 3 पॉसिबल है। अगर y बराबर 0 हो तो x बराबर 3 पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ इस जगह करके देखिए, इस जगह आप x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 8 माइनस 4 ये हो गया 4 प्लस का, तो x की जगह लिखिए 7 लिखिए, 7 और 4 क्या हो जाएंगे 11, 11 पर भाग जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। अगर y की वैल्यू क्या हो, y की वैल्यू आपने क्या पुट की, y की वैल्यू 4 पुट की तब, y की वैल्यू आपने 4 पुट की तब, y की वैल्यू 4 पुट की तब, ठीक है। और यहाँ y की वैल्यू जब क्या हो आपकी 8 हो तो x की वैल्यू ये हो गया 0। अब x की वैल्यू कितनी लिख दो, 9 से तो बड़ी लिख नहीं सकते आप, तो इसका मतलब 8 तो संभव ही नहीं है y की वैल्यू। तो एक तो ये संभव है और एक ये संभव है, इन दोनों का जोड़ क्या होगा, x और y का जोड़ पूछा है ना, तो इन दोनों का जोड़ क्या होगा 3 और इन दोनों का क्या होगा 11। इसने पूछा अधिकतम, अधिकतम क्या होगा 11। काफी बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, आप लोगों को ये जरूर करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ने दो समान धनराशियां 15% और 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की, यानी 15% और 18% पर की दोनों समान राशियां थी, ठीक है। यदि इन धनराशियों पर 2 वर्षों में कुल रुपए 6600 ब्याज के मिले हों तो प्राप्त हुए तो प्रत्येक धनराशि कितनी थी। मान लिया कि दोनों कितने 100 रुपये 15% पर दिए और 100 रुपये 18% पर दिए। अगर 100 रुपये 15% पर दिए हैं तो 1 साल का ब्याज 15 रुपये, 2 साल का ब्याज कितना हो गया 30 रुपये। 100 रुपये अगर 18% पर दिए तो 1 साल के 18 और 2 साल के 36 रुपये, तो 2 साल का कुल ब्याज हो गया 66 रुपये। सवाल वाले के मुताबिक 2 साल का कुल ब्याज कितना है 6600 रुपये। तो 66 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 6600 के बराबर आ गई। हमें ज्ञात करना है कि प्रत्येक धनराशि कितनी है, यानी 100 रुपये की वैल्यू, एक धनराशि जो है वो 100 रुपये की वैल्यू किसके बराबर है, तो 6600 बटे 66 गुणा 100, 66 का या 100 और 100 को 100 से गुणा किया 10,000, ठीक है 10,000। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 गुणा 6 भाग 8 माइनस 52 भाग 13 गुणा 2 प्लस 12 भाग 6 का मान क्या है। चलो हम करते हैं, ये बोडमास वाले पे है, पहले डिवाइड बाद में मल्टीप्लाई सोल्व करना है। तो 15 पहले संख्या उतार लेते हैं, भाग 18 माइनस 52 भाग 13 गुणा 2 प्लस 12 भाग 6। अब देखिए कि 15 गुणा इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 6 पे 18 का भाग है तो क्या होगा 1/3 होगा, माइनस अच्छा माइनस इसको भी सोल्व करना है और इसको भी सोल्व करना है, पहले मार्क कर लेते हैं। तो इसकी जगह क्या जाएगा 52 पे 13 का भाग देंगे क्या जाएगा 4 गुणा 2 और प्लस में 12 पर 6 भाग दिया 2, 3 5 15, इसका मतलब 5 माइनस ये हो जाएगा 4 दुए 8, ठीक है 4 दुए 8 है प्लस 2, तो 5 और 2 7 माइनस 8 प्लस का 7 कितना आएगा माइनस का 1, माइनस का 1 बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक बस ने 420 किलोमीटर की यात्रा 6 घंटे 30 मिनट में पूरी की। इस यात्रा की 75% दूरी 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की गई है। शेष यात्रा में उस बस की क्या चाल रही। देखिए एक बस में 420 किलोमीटर की है, कुल कितनी है 420 किलोमीटर है, उसमें से कितना 75%, तो 420 का 75% मतलब ये वाली वैल्यू, ये हो गया यहाँ पे 0 लग गया, 25 3 75, सॉरी हम कैंसिल करते हैं बढ़िया वैल्यू से, 25 3 75, 25 चौके 100 और 4 का भाग देंगे तो 4 कम 4 0 और 5 और ये हो जाएगा 315 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। किसके साथ है
63 किलोमीटर पर आवर के चाल के साथ तय की, तो शेष यात्रा में उस बस की क्या चाल रही? 315 किलोमीटर 63 की तय से 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की, तो हम 63 का भाग दे देंगे, टाइम मालूम चल जाएगा, और इस टाइम में से वो घटा देंगे, हमें मालूम चल जाएगा बाकी दूरी कितने टाइम में तय की, और बाकी दूरी आ गई, बाकी टाइम आ गया, तो चाल ज्ञात कर लेंगे। तो 63 का भाग दोगे कितना आएगा? 6 5 30, 6 5 30, 3 5 15, 5 घंटे। 5 घंटे उसने लगे, 5 घंटे लगे तो कुल दूरी कितनी थी? 6 घंटे। कुल टाइम कितना लगा? 6 घंटे 30 मिनट का। इसका मतलब कितना रह गया? 1 घंटा और 1 सही 2 घंटे और, यानी आधा घंटा। तो 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3/2 घंटे रह गए। ठीक है, बाकी दूरी कितनी रह गई? 420 में से 315 घटा दीजिए, 315 415 कितने बच जाएंगे? 105 बच जाएंगे। ये आ गई दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल ज्ञात करनी है ना, चाल ज्ञात करनी है। दूरी बटे समय, दूरी कितनी रही? 105 रही, और ये हो जाएगा समय 3/2, ये आ जाएगा यहाँ 3 3 1 3 5 15 35 2 70 किलोमीटर पर आवर की उसकी चाल थी बाकी दूरी में। दोस्तों क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं, इसलिए हमें जो पेपर है वो देखने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस, अभी पहला क्वेश्चन था जो आया था पेपर में, तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप लोगों के सामने आए, आप कर लेंगे तो आप एक कदम आगे हो जाएंगे, और ये ही सिलेक्शन में रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्शन वाले कुछ टॉपिक डाल रखे हैं, उनमें से अगर क्वेश्चन आएंगे ना तो आप लोग ही कर पाएंगे, ये तय बात है। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 70 56 और 28 दे रखे हैं। ठीक है, और जब प्रथम संख्या को 3 से भाग दिया जाता है तब भागफल 84 और शेषफल 0, तब दूसरी संख्या क्या है? अरे भाई संख्या ही दे दी एक तरह से, कोई संख्या को 3 से भाग दिया तो भागफल कितना आया? 84 आया। अब जैसे कि मतलब है 15 पर हम 3 का भाग दे रहे हैं तो 3 5 15, अब शेषफल 0 बच रहा है, भागफल बता दिया और भाग दे दिया, किसका बता रहे हैं? भाजक बता दिया। तो इन दोनों का गुणा करने पर 3 5 15 ये संख्या आ रही है। उसी प्रकार हम 3 को गुणा कर लेंगे किससे? 84 से। 3 को 84 से गुणा कर लेंगे। 3 चौके 12 का 2 हासिल रहेगी 1, 3 8 24 और 1 25, 252 आ गया। इसका मतलब इन दोनों का गुणा उन दोनों संख्याओं के बराबर होगा, 252 गुणा x के बराबर होगा। तो 252 को इस तरफ ले आइए, 70 56 गुणा 28 बटे 252, 14 एकम 14, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112, 14 2 28 और 14 एकम 14, कितने बच गए? 11 बच गए, और 14 8 112 और 2 9 18, 9 एकम 9, 9 5 9 एकम 9 9 5 42, 9 6 54, 9 7 63, 9 7 63, 63 गया जो कितना बच गया? 7 बच गया, 9 8 72, 3 बच गया, और 9 चौके 36, 784, 784 दूसरी संख्या ली 784। जब किसी संख्या को 72 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 57 मिलता है। यदि उस संख्या को 18 से भाग दिया जाए क्या होगा? 72 से भाग दिया जा रहा है, तो अगर किसी भी संख्या पर 72 का भाग जा रहा है पूरा, तो उस पर 18 का भी पूरा भाग जाएगा, 18 का भी पूरा भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि 72 पे 18 का भाग जा रहा है, 18 चौके 72, 18 36 38 54, 18 चौके 72 पूरे जा रहा है। शेषफल कितना मिल रहा है? 57 मिल रहा है। ये 72 से भाग जाने पर बच रहा है 57। 18 से भाग देते ना तो 18 कम 18, 18 2 36, 18 3 54, 3 बार और जाता, 57 है ना, तो 3 बार और जाता, तो 57 पे 54 माइनस होते, कितने बचते? 3 बचता, तो शेषफल क्या रहता? 3 रहता। जब किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, शायद ये क्या है, पीडीएफ थोड़ी ऐसी आई है अपने पास, क्योंकि क्वालिटी आपको मालूम है डाउन हो जाती है जब मीडियम ऐड होते हैं, तो इस वजह से। तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? बाकी आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा ये, ठीक है। किसी भी भाई को चाहिए, किसी भी बहन को चाहिए, आपका स्वागत है। 100 मान ली लंबाई और चौड़ाई, ये 120 होगी लंबाई, 20% की वृद्धि, और ये 90 कर दी, तो ये तो हो गया। पहले तो कितना था? 10,000 था, अब कितना हो गया? 12 में 108, ठीक है। कितनी वृद्धि हो गई? 800 की वृद्धि हो गई, कितने पर हो गई? 10,000 पर हो गई, और गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8% की क्या होगी? वृद्धि होगी।
ठीक है। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 42 रुपए है। देखिए दोस्तों, इस चक्रवृद्धि ब्याज वाले और सरल ब्याज वाले क्वेश्चन जो है, ये आप लोगों को टाइम नहीं लगाना, वहां पे आपको टाइम बचाना है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे किया जा सकता है, आप लोग देख लीजिए इस बात को। अब ये क्वेश्चन जैसे है, अब 5% है, कितना दे रखा है? 5% दे रखा है। 5% का मतलब क्या है? 5% का मतलब है 5/100, यानी कि 1/20। तो मैं जो मानूंगा वो 20 का मल्टीपल मानूंगा, ताकि कैंसिल इजीली हो जाए। कैसे कि जैसे 2 साल का है तो 2 बार कैंसिल होगा, तो 20 की स्क्वायर मानो आप 400। मान लिया कि वो धनराशि क्या थी? 400 रुपए थी। अब देखिए कितना आसान होगा, कैलकुलेशन कितनी फास्ट होगी कि इस कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगता। मेरे को टाइम इसलिए लग रहा है आपको बताने के लिए। इस क्वेश्चन को करने में शायद 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, 30 सेकंड या 30 सेकंड मैक्सिमम है इस क्वेश्चन को करने में। तो 400 रुपए हमने मान लिए। अब 400 रुपए मान लिए तो 1 साल का, पहले साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 400 का 1/20, क्योंकि 5% 1/20 होता है। ये लीजिए 20 रुपए। पहले साल का ब्याज भी 20 रुपए और दूसरे साल का ब्याज भी 20 रुपए। ठीक है, ये हो गया 2 साल का साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज भी यही होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ये हो जाएगा कि दूसरे साल में ये मूलधन की तरह काम करेगा। ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज। अब ये पहले साल का जो साधारण ब्याज है उस पर भी ब्याज लगेगा। इतना ही तो अंतर होता है, और कोई अंतर थोड़ी होता है। पहले इस पे तो दूसरे साल में तो इस पे ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज केवल इतना समझ लेना कि साधारण ब्याज पर भी ब्याज केवल इतना ही फर्क है। तो यानी 20 का भी 1/20। अब ये इजीली कैंसिल हो रहा है ना, इसीलिए मैंने 400 माना था। इसका मतलब इस पर 1 रुपए का ब्याज जोड़ लगेगा। तो अंतर कितना आया? अंतर ये 1 रुपए ही तो आया। साधारण ब्याज कितना होता? 20 + 20 यानी 40 हो जाता, और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना हो गया? 20 + 20 + 1 = 41 रुपए। यानी अंतर कितना आया? 1 रुपए का आया। और इसमें अंतर कितना बता रखा है? 42 रुपए का। यानी a किसके बराबर है? 42 के। और किसको मानना है? धनराशि बतानी है, यानी 400 किसके बराबर होगी? 42 × 400। तो 0 0 4 2 8 400 के 16 16,800 रुपए। टाइम इसलिए बचाना है क्रॉस चेक किया जा सके, सिली मिस्टेक ना हो, एक्यूरेसी बढ़ाई जा सके। सिलेक्शन में बहुत सारे फैक्टर रोल प्ले करते हैं, बहुत सारे फैक्टर। हम लोग, मैं आपको 15 तारीख को या 16 तारीख को सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें एग्जाम के अंदर आपके लिए ज़रूरी होगी वो सारी मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को उस पर काम करना है और हमें सिलेक्शन लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। यदि 50 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब ऐसा क्वेश्चन हमने करवाया है पहले, आप लोगों को लंबा नहीं जाना है। ऐसे 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे। ऐसे 100% आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा। और यकीन मानिए दोस्तों, 2 या 3 क्वेश्चन, चाहे वो प्रतिशत के हो, चाहे वो अनुपात के हो, चाहे वो ब्याज, साधारण ब्याज वगैरह के हो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 1-2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मान लो, चाहे कि जिन लोगों के देखे होंगे ना वो ही कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। और जिन लोगों के देखे होंगे वो कर पाएंगे, वो सिलेक्ट भी होंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये ही सिद्धांत काम करते हैं सिलेक्शन के अंदर। आप चाहे कुछ भी कर लेना। 50 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, लाभ होता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना कि 50 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 50 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 2 तरह के सवाल आते हैं। अगर यहाँ विक्रय मूल्य दे रखा है तो आप इन 50 को विक्रय मूल्य मानेंगे। अगर यहाँ क्रय मूल्य दे रखा हो तो ये इनको क्या मानेंगे? आप क्रय मूल्य मानेंगे। जैसे कि यहाँ ये विक्रय मूल्य दे रखा है तो ये विक्रय मूल्य मानेंगे हम कितना? 50। और लाभ कितना दे रखा है? 10 का। लाभ कितना दे रखा है? 10 का। विक्रय मूल्य अगर 50 है, लाभ 10 है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया उसका? इसका क्रय मूल्य हो गया 40। सीपी कितना हो गया? 40। तो प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लाभ लगा दिया ऊपर, क्रय मूल्य पर किया जाता है, गुणा में लगा दिया 100 और 100 पे 4 का भाग देंगे, कितना उत्तर आ जाएगा? 25%। कितना उत्तर आ जाएगा? 25% आ जाएगा। अगर यहाँ क्या दे रखा हो? ऐसे दे रखा हो कि क्रय मूल्य के बराबर हो। किसके बराबर हो? क्रय मूल्य के बराबर। तो मैं भी आपको उस टाइम बता देता हूँ, आपका क्रय मूल्य उस टाइम कितना हो जाएगा? 50। लाभ कितना हो जाएगा? 10। प्रतिशत 10/50 × 100, ये हो जाता है उस टाइम में 20%।
अगर वहां क्रय मूल्य दिया होता तो इसका सही उत्तर क्या होता, 20 होता, लेकिन वहां विक्रय मूल्य दे रखा है, इसलिए से इसका सही उत्तर क्या है, 25 है। टेक्निक के साथ कीजिएगा। ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए बी सी उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब आप इनको लंबे लेके नहीं चलाएं इन क्वेश्चन को। देखिए आसान से तरीके हैं, बहुत आसान से तरीके हैं, एकदम मलाई है। कैसे कि ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी उन कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में कर सकते हैं। अब हम काम देखेंगे ना, काम कितना है, और काम के हिसाब से इनकी कार्य क्षमता देख लेंगे। अब देखिए काम कितना माने, अब कोई कहेगा काम 100 मानो, कोई कहेगा काम x मानो। 100 और x घंटा खातर मानोगे, बिन कैलकुलेशन में करता रही हो, पॉइंट में जानता रही हो, बट्टा में संख्या लिखता रही हो, और 3 घंटा को पेपर अभी 1 घंटा गणित में लगा दी हो गयो। बे गोली देने की कहानी है, गोली देने की। क्या करना है कि 12, 6 और 8 दे रखे हो, तीनों एलसीएम मानो, काम ने के मानो तीनों एलसीएम होना चाहिए। 12, 8 और 6 कितो जाओ, 48 हो जाओ, काम हो गयो 48, कितो हो गयो 48 काम हो गयो। अगर 8 लिख दूं, अगर 48 काम है तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 48 ने ये 8 दिन में करे, एक मतलब अंक दोनों की कार्य क्षमता है 6, एक दिन में कितो काम हो 6 हो। बी और सी ये दोनों 48 काम ने कितना दिन में करे, 12 दिन में करे, यानी 12 चौके 48, एक दिन में कितो काम होना रही है, 4 काम होने लग रही है। और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस है बी प्लस सी, ये तीनों 6 दिन लगावे, यानी 48 काम ने 6 दिन में करे तो एक दिन में कितो काम हो 8 काम हो गए। समझ गया। अब पता करना है ए प्लस सी की कार्य क्षमता, ए प्लस सी की कार्य क्षमता क्या है। अब बताओ ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है, तीनों की कार्य क्षमता 8 है, और बी और सी की कितनी है 4 है, तो ए की कितनी आ गई 4 माइनस 4 के पास जाओगे तो कितनी हो जाएगी 8 माइनस 4 4 हो जाओगे। बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, बी की कार्य क्षमता जरूरी कौन देखनी, सी की देखनी है तो सी की निकाल लेनी आपने, जरूरी थोड़ी है बी की। ए और बी की कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, अब कल 6 लिख दो तो 6 8 माइनस 6 हो जाओगे तो सी की कितनी आ गई 2 आ गई। ए और सी की कितनी आ गई, ए और सी की कुल कितनी आ गई 4 प्लस 2 आ गई 6। अब एक दिन में 6 काम करे, काम की तो 48, 6 8 48, कितना दिन में करसी 8 दिन में करसी। ओ तो समझावा नहीं बतावा, जद टाइम लागे निस ओ जे अगर सिद्धो करनो है नहीं तो बच्चा देनी पट्टा देनी की टाइम को लगे। अंतिम 6 माह में एक दुकानदार, शायद इसकी पीडीएफ जो है वो काफ़ी क्वेश्चन जो वो छोटे लिख दिए गए हैं, मैं बता देता हूं आपको। अंतिम 6 महीने में दुकानदार द्वारा बेची गई घड़ियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। जुलाई में 1500 घड़ी, अगस्त में 1000 घड़ी, सितंबर में 1500 घड़ी। जुलाई में कितनी है, जुलाई में 1500 घड़ी बेची है, ठीक है। अगस्त में कितनी घड़ी बेची है, 1000 घड़ी बेची है। सितंबर में कितनी घड़ी बेची है, 1500 घड़ी बेची है। अक्टूबर में कितनी बेची है, 2500 बेची है। नवंबर में कितनी बेची है, 2000 बेची है। दिसंबर में कितनी बेची है, 1500 घड़ी बेची है। अच्छा प्रश्न है, अगस्त और नवंबर में कुल मिलाकर बेची गई घड़ियों का इन 6 महीने में बेची गई घड़ियों का कितने प्रतिशत है। किसमें, अगस्त और नवंबर में। अगस्त में कितनी है 1000 और नवंबर में कितनी है 2000। इसका मतलब कुल कितनी घड़ियां बेची गई, 3000 बेची गई। कुल कितनी घड़ियां बेची गई है, 2 महीनों में तो 3000 बेची गई। कुल 1000 2000 3000 3000 2000 5000 5000 2000 7000 7000 8000 8000 9000 10000। कितनी घड़ियां बेची, 10000 घड़ियां बेची। 10000 घड़ियों को प्रतिशत निकाल लो, 3000 बटे 10000 गुणा में 100, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितना प्रतिशत है 30% है। एक ये है कि महाराज जी का वे थोड़ा भाजी है एडिटिंग आ वे थोड़ा सा यहाँ कर दियो, बाकी कई प्रश्न तो बहुत बढ़िया डाला है, एक आधा प्रश्न में गड़बड़ होगी। फैक्ट्री ए के 15 श्रमिकों का मासिक औसत मासिक वेतन 16,000 रुपये है, 16,000 रुपये है ये, ठीक है। 15 अंगों कितो है, औसत कितो है 16,000 है, ठीक है। और 12 अंगों कितो है 18,000 दे रखे, 12 अंगों कितो है फैक्ट्री बी गए एंगो 18,000 है, ठीक है। तो 12 कितो है 18,000 है। अब ओके पूछे सवाल है, दोनों फैक्ट्रियां गए एक कुल 27 श्रमिकों को
औसत मासिक वेतन। बहुत आसान सवाल है। 16 अंक करना है। कुल ज्ञात कर लिया, उपलटा कितना है कुल, निचला अनुकुल वेतन मिलने ला रही है, फिर कुल 27 श्रमिकों को भाग दे देना। तो 3 जीरो तो पीछे यही लागना है, और 15 छिक्के 90 को जीरो हासिल होगी 9, 15 और 9 24, 2,40,000। अब इन देखो 3 जीरो तो यही लागना है, और 12 8 96 को छिक्को हासिल होगी 9, 12 और 9 21, लेकिन 2,16,000 रुपया अंगवायु। टोटल कर लो 0 0 0 6 5 4 4,56,000, और अपना कितना है 27, 4,56,000 बटा में 27, बटा में दे रखे है, बटा में सारा 9 आया है, तो 27 की जगह 9 लेने वास्ते तीनों कैंसिल करा, इन तो तीनों कैंसिल कर देंगे, उपलटा भी तीनों कैंसिल करो, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3 1 बच गयो, 3 5 15, 3 2 6, 3 0 और 3 9 27, 1,52,000 बटे 9, 1,52,000 बटे 9। एक दुकानदार जो है वो 7,50,000 रुपये में मशीन को खरीदता है। कितने में? 7,50,000 रुपये को मशीन में एक मशीन खरीदता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि 30,000 रुपये की हानि हो गई उसको, फिर भी कितने की? 30,000 रुपये की हानि हो गई, तो उस मशीन का अंकित मूल्य क्या था? 7,50,000 में बेची, और तो भी क्या हो गयो, मशीन खरीदी है मैंने, सॉरी 7,50,000 में खरीदी है, और अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, और 30% की हानि होगी। तो अपने बताने में अंकित मूल्य क्या है, यानी कि अगर भी अंकित मूल्य 100 रुपया हो, तो मान लियो अंकित 100 हो, तो अपन बेचे कितना पर है? 90 में। बेचे कितना में? 90 में। 10% की छूट दी है, नहीं -10%। कितना में बेची? 90 में बेची, ठीक है। अच्छा, वो यहाँ क्या है कि 90 में बेची है, ठीक है, और बिन में भी क्या होने ला रही है? बिन 30,000 की हानि होने ला रही है। क्या होने ला रही है? 30,000 की हानि होने ला रही है। इसका मतलब है अपन बेची कितना में? 7,20,000 में। 7 लाख 7.5 लाख में खरीदी, 30,000 की हानि होने ला रही है, तो बेची कितना में? 7,20,000 में बेची है। और वो क्या घट है? अंकित मूल्य में 10% की छूट देके बेची, इसका मतलब 90 में बेची, तो 90 किंग बराबर है? 90 7,20,000 के बराबर आ गयो। अंकित मूल्य पूछे, मतलब 100 का रेट पूछे, तो 7,20,000। वो सवाल तो हल वो सही है, कोई घणो फर्क कोई कोनी तंतारी बात कोनी सवाल में। 1 0 1 0 9 8 72 1 2 3, और ये हो गया 8 लाख। 8 लाख पहले ही ऑप्शन है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका गुणनफल 2160 है, इन दोनों संख्याओं का योग है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:5 है, और गुणनफल कितना है? 2160 है। तो आ संख्या मान ली 3x, आ मान ली 5x, और दोनों गुणों की तो है 2160 है। पूछो क्या? दोनों संख्याओं का योग। 3 5 15, 15x² बराबर 2160। 2160 पर 15 को भाग दे देंगे, कितना बच जाएगा? 15 का 15, 6 बच गया, 15 चौको 60, 6 बच गया, 15 चौको 60, इले पास x², x की वैल्यू आ गई 12, x की 12 आ गई, तो 12 तिया 36, और 12 5 जाए 60, 6 6 3 9 96। मैथ का क्वेश्चन में सगाई में आईसीटी का क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। आईसीटी का क्वेश्चन जरूर देखियो दोस्तों। 4 8 24 96, ये है 4 8 24 और 96 के अगले दो पद क्या होंगे? तो 4 8 24 96, 4 2 8, ठीक है, 8 3 24, 24 चौको 96, यानी 2 3 4, अब कुल गुणों से क्या हूँ? 5 गुणों से, तो 5 6 30 बाकी 3 9 5 45 और 3 48, अब कुल गुणों से क्यों? 6 हूँ, 0 6 8 48 को 8 4, 6 6 24 और 4 28, तो 480 और 2880। 696 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? ऐसी कोई भी संख्या है तो आप या फिर तो ऑप्शन के साथ कीजिए, या फिर इसका आसान सा तरीका है, आप भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। भाग वर्ग विधि से वर्गमूल निकाला तो यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 4, 4 6 में से 4 गए 2, और यहाँ बच गए 4, यहाँ लगा लिए 96। अब 6 गुणों करो, 6 6 36 को 6 को आंसर 3, 6 6 24 और 3 27,
यानी कितना बच गया 20 बच गया। 7 चौका तो 28 हो जाता, बढ़ जाता ये वास्ते, बढ़ मतलब ज़्यादा हो जाता, 7 7 49 40 रुपये ज़्यादा ही वास्ते 6 गुणो करो तो 20 घटाना है, 20 घटाते कितना बचेगा 676 बच जाएगा, और 676 किंग वर्ग हुआ है 26 को वर्ग हुआ है, याद हुआ तो सारों अच्छी बात। यदि कोई संक्रिया स्टार है और स्टार के है, स्टार ए स्टार बी हुआ तो बिन ए बी माइनस 2a प्लस बी करना हुआ तो वो कहे 7 स्टार एक गो के मतलब है 7 स्टार एक गो मतलब है। अब देख लेंगे दोनों गुणों कर दो, ए की जगह क्या है 7 और प्लस बी की जगह क्या है 1, 7 कम 7 माइनस 14 प्लस 1 माइनस 14 7 7 1 8, सॉरी तातो यहाँ तो गड़बड़ हो यहीं सर है, माइनस 14 में 7 गया, माइनस का 7 बच गया, माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6। जल्दबाजी को काम शैतान को, ताता को कोई काम ही को नहीं। भिन्नो 2/8 और 7/5 के व्युत्क्रम का योग व्युत्क्रम है, वो तो बड़ो आसान है। आंगो व्युत्क्रम 2/5 और 7/8, आंगो व्युत्क्रम यानी 5/2 और 8/7, आंगो जोड़ कर दो 14, 2 7 5 35, 7 2 2 8 16 और 35 और 16 51, 51 यानी 51/14 और हो जाओ 14/51। व्युत्क्रम करना है यानी व्युत्क्रमांगो योग गो व्युत्क्रम। जल्दबाजी ना करियो, जल्दबाजी में बिया गड़बड़ हो उसके बाकी तो की को नहीं। कोई परीक्षा 140 अंकों और 150 अंकों के 2 प्रश्न पत्रों की है। एक अभ्यर्थी ने 140 अंकों के प्रथम प्रश्न पत्र में 35 अंक प्राप्त किए, वह अभ्यर्थी दूसरे प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करेगी ताकि दोनों प्रश्न पत्रों में कुल मिलाकर 50% अंक हो जाए। एक है 140 की, एक है 150 की, यानी कुल कितनी है दोनों 290 की है। इन 50% अंक चाहिए यानी आधा अंक चाहिए, आधा अंक चाहिए तो कितना हो गया 2 एकम 2 और 145, बिल्कुल 145 नंबर चाहिए भी, ठीक है। तो वो क्या करियो 140 आराम कितना लिए हो 35% लिए, 140 आराम कितना आ गया बिंगा 35% आ गया, तो कितना आ गया देख लियो 5 7 35, 5 2 10, 2 7 14, 7 7 49, आई बात है। गड़बड़ तो कौन कर दी कैलकुलेशन में, 140 को 35%, क्यों 35/100 और 1 0 कैंसिल कर दी, 5 7 35, 5 2 7 7 49, ठीक है। अब 145 में 49 तो भी में आ गया, बाकी यही पेपर में लेना उसी, देखो कितना आ गया 15 में 9 गया 6, 8 बच गया 3, 13 में 4 गया 9, मतलब बिन दूसरे पेपर में 96 नंबर चाहिए, कितना रामू 150 रामू, तो परसेंट लगाओ 1 0 और 960/15, 15 6 90 और 15 4 60, 40 64% चाहिए कितना 64%। व्यंजक 15.76 गुणा 15.76 माइनस 15.76 गुणा 0.52 प्लस 0.26 गुणा 0.26 को मान के 15.76 ने 15.76 गुणों करना है भाई, वो तो सवाल आसान है कई करावा, और 15.76 ने 0.52 गुणों करना है और 0.26 ने 0.26 गुणों करना है, सीधी सी बात है। वो तो आ जाओ 676 जीरो लगा दियो, वो थे दबादब करोगा, वो थे दबादब करोगा, और दबादब करने में कोई गलती ना कर दियो, इतो ही काम है और की को नहीं। इनको सही उत्तर है, वो उत्तर है जी को 240.25 एकदम सही है, थे करके देख लियो। अब कैलकुलेशन करने में टाइम जाया करें कोई फायदो को नहीं, पेपर है बेगोई जब आप दबादब आगे चला। 8 स्टार्ट हुए थारा क्वेश्चन आईसीटी का, बढ़िया क्वेश्चन आया है, ढंगू देखोगा बढ़िया ढंगू, और 8 जितना भी ऑप्शन है नहीं भाई ऑप्शन जरूर देखियो, ये ऑप्शन के ऊपर थान जरूर क्वेश्चन मिलेगा, याद रखिए बात ने। अब की लिखड़ी मेरी बात है, मैं थाने बताने ला रही हूँ जिको जिको जुगाड़ है, ए जुगाड़ में अगर थार रीट को कवर नहीं हुए नहीं तो मैंने बता दिए थे। एक लोकल एरिया नेटवर्क LAN में लगभग 160 मीटर लंबी केट 6 इथरनेट केबल का उपयोग एक नेटवर्क डिवाइस को सर्वर से जोड़ने के लिए किया गया है। केबल की अधिक लंबाई के कारण सिग्नल लॉस हो रहा है, लंबी केबल लागी जिंग वजह 160 मीटर की। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सिग्नल को बढ़ाने और पुनः प्रसारित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? मोडेम जो है, मोडेम
मोडेम काम करता है मॉड्यूलेशन का और डीमॉड्यूलेशन का, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का, यानी कि डिजिटल संकेत को एनालॉग में बदलने में और एनालॉग को डिजिटल में बदलने में, ये काम है इसका, एनालॉग को डिजिटल में बदलना और डिजिटल को एनालॉग में बदलना। ठीक है। फायरवॉल, फायरवॉल जो है वो एक तरह की सुरक्षा है ना, एक तरह की सुरक्षा है। प्लॉटर, प्लॉटर जो है वो एक तरह का आउटपुट डिवाइस है जिसमें बड़े ग्राफिक्स चार्ट वगैरह हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। रिपीटर, रिपीटर क्या होता है, रिपीटर होता है जो आपके जो ये सिग्नल वगैरह होते हैं इनको इन्हेंस करने का काम करता है, सिग्नल को इन्हेंस करने का काम करता है। लंबी दूरी हो जाए तो सिग्नल को बढ़ाने का काम करता है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा, रिपीटर। क्या होगा, रिपीटर होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। घरों में हम जो आजकल वाईफाई के लिए लगाते हैं वो अपना क्या है, मोडेम है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समर्थी इकाइयों को उनकी स्टोरेज क्षमता के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। केबी, एमबी, टीबी, जीबी ये दे रखा है, तो केबी, केबी से बड़ा होता है एमबी यानी मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा होता है जीबी यानी गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ा होता है टीबी यानी टेराबाइट। उसके बाद होता है वैसे तो पेक्टाबाइट, एक्जाबाइट और जेटाबाइट, योटाबाइट, है ना। इसके बाद पेजी, आप नाम याद रखो, टीबी तक तो याद ही रहते हैं नॉर्मली। आप लोग जो अभी ग्रेजुएटेड हैं आपको इतनी चीज़ें तो मालूम है। टीबी तक तो हम हार्ड डिस्क लेके आते हैं, वो जीबी में लेके आते हैं 512 जीबी के बाद, उसके बाद कहते हैं 1 टीबी की, तो यहाँ तक तो याद रहता है। इसके बाद याद रखना पेजी, पी से पेटाबाइट, ई से एक्जाबाइट, जी से जेड से जोटाबाइट, वाई से योटाबाइट। ठीक है, चलिए दोस्तों। और बिट, निबल किसके बराबर होता है, 4 बिट के बराबर, बाइट 8 बिट के बराबर, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर देख लेना आप, सही उत्तर है ये केबी, एमबी, जीबी, टीबी। आईसीटी में ये क्वेश्चन मेमोरी से क्वेश्चन नहीं आएगा आपके रीट में। ऑनलाइन अकाउंट के मजबूत पासवर्ड बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सी प्रैक्टिस से बचना चाहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करना जरूरी है, आजकल सभी ने स्टार्ट कर रखा है। प्रत्येक अकाउंट के लिए अलग और यूनिक पासवर्ड का उपयोग करना, बिल्कुल आप कॉमन पासवर्ड यूज मत कीजिए वरना कोई हैकर हैक कर लेगा। आसानी से याद रखने के लिए परिचित नाम, अंक या वाक्यांश का उपयोग करके छोटा और सरल पासवर्ड बनाना, ये भी गलत है, ये गलत है, ये भी गलत नहीं है, ये ही गलत है। वेद, वर्णों, अक्षर, अंक और प्रतीक का संयोजन उपयोग करना, आपने वो पढ़ा होगा गणित के अंदर परम्यूटेशन वगैरह, संचयी, क्रमचय, तो आप देखना कि आप अगर इन अंकों का उपयोग करते हैं तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप एग्जैक्ट लगाएंगे, इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा संभावनाएं पासवर्ड की बन जाएगी। उनमें से एक चूज करना और रेगुलर उस पर अपडेट करना। शायद आपको ये दिखाई दे रहा है क्या, क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है केवल इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, केवल इनपुट। स्कैनर, स्कैनर इनपुट होता है, प्लॉटर आउटपुट होता है, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, याद रखेंगे इस बात को। तो इसमें ये आउटपुट आ लिया, इनपुट नहीं है। स्कैनर आउटपुट है, सॉरी स्कैनर इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, माइक्रोफोन भी इनपुट है, ये ऑप्शन। स्पीकर आउटपुट, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर, प्रिंटर आउटपुट है। ऑप्शंस देख लीजिएगा एक बार, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर गूगल द्वारा विकसित किया गया है। गूगल ड्राइव स्टोर करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, गूगल असिस्टेंट, गूगल ने एक अलग से इंडिविजुअल एक ऐसा सिस्टम बनाया है जैसे चैट जीपीटी की तरह पहले वो था, लेकिन चैट जीपीटी तो आजकल अलग ही चीज़ आ गई, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। गूगल असिस्टेंट उसका मिनी रूप आप मान सकते हैं। गूगल मीट, मिलने के लिए, जो वर्चुअली कोलेबोरेशन जो होता है, मीटिंग्स होता है। इसमें एक बात अगर आप देखेंगे ना तो पजल होने की जरूरत नहीं है, गूगल क्रोम ही एकमात्र ब्राउजर है, उसमें कोई दूसरा ब्राउजर ही नहीं है। साइबर धोखाधड़ी, उसकी रोकथाम संबंधित कानूनों पर प्रस्तुति, प्रेजेंट आंसर तैयार करना है। ठीक है, इन संबंधी कानूनों पर प्रस्तुति बनानी है।
तैयार करने, संशोधित करने और प्रदर्शित करने के लिए जिसमें रंगीन पाठ, चित्र, एनिमेशन, वीडियो, ध्वनि शामिल हो, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त है? ये बेवकूफ बनाने वाली कहानी है। पहली लाइन, साइबर धोखाधड़ी उसकी रोकथाम संबंधित कानून। हम पहला प्रश्न ये देखेंगे, हम देखेंगे कौन सा है इसमें, कौन सा है। लेकिन इस लाइन को छोड़ दो आप, इस लाइन को आप अगर कट कर देंगे ना, इस लाइन को, तो इसने कहा है कि कोई भी एक टॉपिक है, ये इसने एक टॉपिक ही तो बताया है, कोई भी एक टॉपिक है, उस टॉपिक पर आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। प्रेजेंटेशन MS एज, एज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का एज वेब ब्राउजर है, ध्यान रखेंगे इस बात को, इसको रट लेना भाई। MS एज वेब ब्राउजर है। MS एक्सेस, MS एक्सेस क्या है? ये एक तरह का जो डेटा वगैरह मैनेजमेंट है उसका सिस्टम है। क्या है? डेटा वगैरह मैनेजमेंट का सिस्टम है, डेटाबेस जो है वो मैनेज किया जाता है उसका सिस्टम है। ठीक है, ये भी आप लिख लेना, मैं लिख के बता देता हूँ। डेटाबेस मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ से क्या है कि दोस्तों सीधे सीधे आपको मिलेंगे क्वेश्चन, पक्की बात है, किसी ना किसी फॉर्म के अंदर। MS टीम, वही मीट वाली कहानी है, मिलना, कोलैबोरेशन, वर्चुअल कोलैबोरेशन। एकमात्र पावर पॉइंट ही है जिसमें ये तैयार होता है। ये जो मैं आपके सामने PPT बना रहा हूँ ना, इस PPT को ही क्या बोलते हैं? PPT। इसी में पावर पॉइंट में तैयार होती है, पावर पॉइंट का ही PPT बनता है। निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट संयोजन पेस्ट ऑपरेशन को माइक्रोसॉफ्ट विंडो में करने के लिए सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है? पेस्ट किससे होता है? Ctrl+C, इससे तो होता है कॉपी, इससे हमने क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। और Ctrl+V से क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। Ctrl+P होता है प्रिंट के लिए, किसके लिए? प्रिंट के लिए। और Ctrl+X होता है किसके लिए? कट के लिए। किसके लिए? कट करने के लिए, यानी वहाँ से वो हट जाता है। कॉपी में तो क्या होता है कि वो इमेज वहाँ पड़ी रहेगी, और कट में क्या होता है वो वहाँ से हट जाएगी, दूसरी जगह आप पेस्ट करोगे वहीं आएगी। इन द फुल फॉर्म ऑफ URL व्हाट डज द लेटर U रिप्रेजेंट? URL में क्या होता है? URL की फुल फॉर्म बताइए आप। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म, URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, जब आप अपने मोबाइल प्रीमियम क्वेश्चन, जब आप अपने मोबाइल फोन को ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करके किसी अन्य मोबाइल फोन से फोटो स्थानांतरित करने के लिए जोड़ते हैं तो किस प्रकार का नेटवर्क सामान्यतः उपयोग में लिया जाता है? लेन। लेन तो एक एरिया स्पेसिफिक है ना, एक एरिया से हम कनेक्ट करते हैं। मैन, मेट्रोपॉलिटन एक बड़ा एरिया। WAN, वेन एक वाइड एरिया नेटवर्क। और PAN ये है पर्सनल के लिए। हम कोई मतलब हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी है, कोई डिवाइस है, उसमें अगर हम मटेरियल को हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो पेन है। क्या है वो? पेन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है ये। चैट जीपीटी AI का क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा आपको। कमाल की चीज है चैट जीपीटी, बढ़िया, मस्त। चैट जीपीटी को किसने डेवलप किया? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का क्वेश्चन जो है वो आ चुका है दोस्तों। EMRS के अंदर ये क्वेश्चन भी आया है, EMRS में ये क्वेश्चन भी आया है। कैसे आया है? चैट जीपीटी को किस संगठन ने विकसित किया? माइक्रोसॉफ्ट का वहां कोपायलट दे रखा था, उसने माइक्रोसॉफ्ट का पूछा था। किसका पूछा था? माइक्रोसॉफ्ट का पूछा था। अगर वहां आपने वो पेपर देखा होगा ना, EMRS का अगर आपने पेपर देखा है तो आपको वहां से देखो कितने यहाँ क्वेश्चन मिल रहे हैं, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है, नहीं मानो तो। ओपन AI, ओल्टमैन नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये ओपन AI संगठन डेवलप किया है और ये जो है इन्होंने ही चैट जीपीटी को बनाया है। हालांकि इस चैट जीपीटी में ओपन AI में माइक्रोसॉफ्ट का बहुत बड़ा निवेश है, बहुत बड़ा निवेश है, लेकिन डेवलपमेंट किसने किया? ओपन AI ने। एप्पल जो है वो ओपन, उसमें उसका इसके साथ कोलैबोरेशन है चैट जीपीटी वालों के साथ, याद रखेंगे इस बात को। और गूगल वालों का कौन है? गूगल वाले के 3 हैं, एक तो चैटबॉट, एक तो कौन है? चैटबॉट, और एक है बार्ड, शायद स्पेलिंग यही होनी चाहिए। और एक क्या हो गया?
जेमिनी। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों एमआरएस वाले पेपर के अंदर। एमएस विंडो में माई फाइल टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट है, माई फाइल डॉट टेक्स्ट फाइल पर डबल क्लिक करने पर निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन आमतौर पर डिफॉल्ट कहते हैं ना, कोई अगर कोई गलती कर देता है तो कहते हैं इसमें तो बाई डिफॉल्ट है, वो वाला अपने आप। वर्डपैड भी खोल सकता है, ऐसी बात नहीं है। वर्डपैड जो है वो टेक्स्ट फाइल को ओपन कर सकता है, अगर डॉट टेक्स्ट फाइल को ओपन कर सकता है, लेकिन डिफॉल्ट नहीं है ये। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो है ये भी डॉट टेक्स्ट को ओपन कर सकता है, बट डिफॉल्ट नहीं है। गूगल क्रोम ब्राउजर है, नोटपैड ओपन करता है। अगर माई फाइल डॉट टेक्स्ट कोई ये अगर किसी का डोमेन है पीछे लगा है तो उसको नोटपैड जो है वो ओपन करता है बाय डिफॉल्ट। ड्रॉप बॉक्स का कंप्यूटर प्रणाली में सबसे सामान्य और मुख्य उपयोग क्या है? किसका? ड्रॉप बॉक्स का। ड्रॉप बॉक्स का क्या काम है? ड्रॉप बॉक्स का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है क्या? नहीं। क्लाउड स्टोरेज में काम है इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई काम नहीं है, वेब ब्राउजर में कोई काम नहीं है, बल्कि सही है क्लाउड स्टोरेज है। क्लाउड स्टोरेज में करेंगे कैसे? क्लाउड स्टोरेज का मतलब है, क्लाउड स्टोरेज का मतलब है, क्या मतलब है कि स्टोरेज STORAG, क्लाउड स्टोरेज का क्या काम है कि आप कहीं दूर डेटा सेंटर पर, कहाँ? डेटा सेंटर पर आप क्या कीजिए, स्टोर कर लीजिए डाटा को, डाटा स्टोर कर दिया और कभी भी कहीं भी जरूरत हो तो उसको वापस एक्सेस कर लिया। डेटा सेंटर में सबसे बड़ी समस्या दोस्तों पानी की, इस बात को याद रखेंगे, पानी बहुत यूज होता है, तो डेटा सेंटर का खूब विरोध किया जा रहा है। इस तरह की चीजें ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आती है इस तरह की चीजें। निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः ऑडियो फाइलों को सेव करने के उपयोग में होता है? जेपीजी इमेज के लिए है, किसके लिए है? इमेज के लिए। वेव है ऑडियो के लिए, ठीक है। पीएनजी इमेज के लिए है। पीडीएफ आपने देखा होगा, ये जो हम जो कुछ ये पीडीएफ ही चल रही है एक तरह की, क्या ही बताएं इसके बारे में, तो आप देख रहे हैं सामने, इसके एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। पीपीटी को पीडीएफ में बदल के लगाया गया है। निम्न में से कौन सा एक क्लाउड आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म नहीं है? डार्क लेटर में दिया है, जो उपयोगकर्ताओं के से ऑनलाइन मीटिंग, वेबिनार, वर्चुअल सहयोग करने की सुविधा देता है। गूगल मीट का यही काम है, जूम का भी यही काम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम का भी यही काम है। ध्यान रखेंगे, टीम जो है इसका यही काम है वर्चुअल मीटिंग करना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है इसका क्या काम है? ये इसका काम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी मैंने आपको लिख के बताया था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये। तो इसका अपना उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? Ctrl+S किसके लिए काम आता है दोस्तों? Ctrl+S काम आता है सेव करने के लिए। Ctrl+S किसके काम आता है? सेव करने के लिए। और Ctrl+N किसके काम आता है? Ctrl+N काम आता है न्यू फाइल ओपन करने के लिए। एस से सेव, कुछ एक शॉर्टकट की में ना ये काम चल जाता है, लेकिन सभी में नहीं चलता, ध्यान रखें इस बात को। अच्छा, Ctrl+Q, Ctrl+Q क्या काम है? फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। किसके लिए? फॉर्मेटिंग हटाने के लिए, हटाने के लिए, हटाने के लिए, ठीक है। जबकि ये जो है Ctrl+W, इसका काम है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुला दस्तावेज को बंद कर सकते हैं। Ctrl+W का ये उपयोग है, ठीक है। कौन सा प्रोटोकॉल वेब ब्राउजर और वेबसाइट के बीच सुरक्षित कनेक्शन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका सिक्योर। वर्ल्ड वाइड वेब
FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये HTTP का सिक्योर वर्जन है जो कि ये काम करता है सुरक्षित कनेक्शन बनाने के लिए। ये तो फैक्ट है, फैक्चुअल नॉलेज है। निम्न में से कौन सा उपयोग, किसका उपयोग एक तर्क आधारित कंप्यूटर प्रोग्राम, लॉजिकल कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है या किया जा सकता है, जो कंप्यूटर पर कोई कार्य संपन्न करता है। कंप्यूटर पर कोई भी कार्य संपन्न कर रहा है ना, तो या फिर तरह से उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोग्राम, क्या बोलेंगे, प्रोग्राम, या फिर आप उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर बोलेंगे, या फिर उसको आप क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन, या फिर आप क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन बोलेंगे। पाइथन जो है वो एक हाई लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ये प्रीमियर जो है ये एडोब का होता है, किसका होता है, एडोब का, जो किस काम आता है, वीडियो एडिटिंग के लिए। किसके लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए। कौन है ये, एडोब का, एडोब प्रीमियर, ऐसे, ठीक है। एडोब के कई होते हैं। ऑडोसिटी, ये ऑडियो एडिटिंग के लिए है, किसके लिए, ऑडियो एडिटिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए भी है, इसमें रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। एज क्या है, MS एज, अभी बताया था क्या है, ये एक वेब ब्राउज़र है, क्या है, वेब ब्राउज़र है। याद रखना गूगल के कौन कौन से थे AI, गूगल के AI चैटबॉट, बार्ड और जेमिनी। मेरे को लगता है कि इनमें से क्वेश्चन आएगा, चैटबॉट या बार्ड का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। याद रखेंगे इस बात को कि चैटबॉट और बार्ड, चैटबॉट और बार्ड ये दोनों जो हैं, हालांकि इसके साथ तो जेमिनी भी है, वैसे ये जो हैं ये गूगल के AI हैं, किसके AI हैं, गूगल के AI हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है रीड के लिए 100%। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम उदाहरण नहीं है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन होता है, ये होता है फ्री टू यूज, क्या होता है, फ्री टू यूज, फ्री टू मॉडिफाई, फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। लाइनक्स बिल्कुल यही होता है, उबुंटू ये भी सेम यही है, एंड्रॉयड फ़ोन में आ ही रहा है आजकल, आपने देखा होगा, ये भी बिल्कुल फ्री है। iOS फ्री नहीं है, ये एप्पल के द्वारा बनाया गया है, ये क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री नहीं है, ओपन नहीं है। कैसा है, क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसने डेवलप किया है, ये एप्पल ने डेवलप किया है। लाइनक्स जो है ये तो कर्नेल बेस्ड है, यानी कि इसका जो कोर होता है ना लाइनक्स का, ये कोर, ये कर्नेल यही होता है। और उबुंटू भी इसी पर बेस्ड है। उबुंटू 100% आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा, रीट वाले एग्जाम के अंदर। ये मेरी बात आप पॉइंट कर लेना, अब देख लो, टाइम नोट कर सकते हैं आप, आपको उबुंटू 100% देखने को मिलेगा रीट के किसी न किसी एग्जाम के अंदर। ये जो आगे हो रहा है ना, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर प्रणाली में अस्थायी स्मृति का उदाहरण है। अस्थायी स्मृति कौन होती है, रैम। कौन होती है, रैम। क्लाउड स्टोरेज नहीं है, रोम नहीं है, पेन ड्राइव नहीं है। क्लाउड स्टोरेज की हमने अभी बात कर ही ली थी, क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है, इंटरनेट और ईमेल ब्राउज करने का, ना। डॉक्यूमेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट्स और स्प्रेडशीट संपादित करना, ना। ग्राफिक्स और प्रेजेंटेशन डिजाइन करना, ना दोस्तों। हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर संसाधनों के का प्रबंधन करना, बिल्कुल चौथा इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों आपने देखे कि ये जो क्वेश्चंस है किस तरह EMRS वाले यहाँ रिपीट हो रहे हैं, और यहाँ अगर EMRS वाले आ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ कौन से भी आएंगे। आपके जो रीट का एग्जाम होने जा रहा है ना, आपको वो क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसे लेके जाएंगे जो आप लोगों के एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। तय बात है दोस्तों, अगर आप मन लगा के क्लासेज को देखोगे ना,
तो मैं जो मटेरियल बता रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड है, मेरा खुद का पढ़ा हुआ है, इन किताबों में मेरा खुद का घुसे हुए का निकाला हुआ है। ये 100% आपकी हेल्प करेगा, तय बात है दोस्तों। चलो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। बढ़िया पढ़ते रहिएगा, मज़े से मन लगा के।